देखिए, आपको 12 लफ्ज़ मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये 12 लफ्ज़ आपको पता हों, तो आपको अगर इसके पीछे कहीं मुश्किल लफ्ज़ आया हुआ है तो उसकी वजाहत आपको मिल जाएगी। ऐसे 12 वर्ड्स कि अगर वो इस्तेमाल में आपको नज़र आ जाए कि ये पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो उसके पीछे जो भी मुश्किल लफ्ज़ होगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। यानी जब आपके सामने रीडिंग आप कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी टेस्ट के लिए आप कर रहे हों, जो कि कॉम्प्रिहेंशन का है कि आपको वो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपने अगर रीडिंग की है डुओलिंगो के लिए, आप रीडिंग कर रहे हैं आइल्ट्स के लिए, आप रीडिंग कर रहे हैं लैंग्वेज सर्ट के लिए, आप रीडिंग जनाबे वाला कर रहे हैं PTE के लिए, आप किसी भी मकसद के लिए रीडिंग जब कर रहे हैं, आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं, आप अपनी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो बाज़ वक़्त मुश्किल लफ्ज़ या टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज ऐसी आ जाती हैं, तो उनके करीब आपने जो लफ्ज़ देखना है वो आप ये 12 लफ्ज़ हैं, इनमें से अगर ये लफ्ज़ देख लें तो आपको उसका मतलब निकालने में बहुत आसानी होती है। और ज़रा गौर से आपने इन चीज़ों को देखना है। यहाँ पर वो लफ्ज़ लिखे हुए हैं। नंबर 1 है सच एज़। कमान लिखिएगा, नंबर 1 क्या है? सच एज़। जी, आपको जहां सच एज नजर आ जाए, चूंकि इसका मतलब है जैसा कि, सच एज का क्या मतलब है? जैसा कि। इसका मतलब यह है कि पहले कोई बात हुई हुई है और वो बात आपको समझ नहीं आ रही, और जो ही सच एज लगा उसकी वजाहत हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए I.E. ये आपको जहां पर नजर आ जाए इसका मतलब होता है यानी। और जब इसका मतलब यानी होता है, इसका मतलब तो फिर वही हुआ ना कि पीछे जो लफ्ज़ था वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसकी मदद से आप वहाँ पर उसका मीनिंग देख सकते हैं। उसकी मिसालें मैं आपको बाद में समझाता हूँ। उसके बाद है E.G. ये फॉर एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ आपको ये नज़र आ जाए इसके बाद भी क्या मतलब होगा कि वहाँ कोई ना कोई उसका मीनिंग बताया जा रहा है। तो पहले नंबर पर मैंने आपको सच एज बताया, दूसरे नंबर पर मैंने आपको I.E. वाला बताया, तीसरे नंबर पर E.G. वाला बताया, और चौथे नंबर पर इज़ या आर नज़र आ जाए। इज़ या यानी मुश्किल लफ्ज़ के फ़ौरन बाद आपको इज़ या आर नज़र आ जाए तो वो भी कहीं ना कहीं उसका मीनिंग बता रहा होता है। उसके बाद 5वें नंबर पर डैश, वो जो छोटा डैश होता है, जो ही आपको छोटा डैश इबारत के अंदर नज़र आ जाए तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि आगे उसका मतलब बताया जा रहा है। उसके बाद जनाबे वाला 6th नंबर पर इंक्लूड्स। अगर आपको कहीं लफ्ज़ नज़र आ जाए इंक्लूड्स, तो भी आप इसका मतलब यही होगा कि उसकी वजाहत हो रही है या उसका बताया जा रहा है। उसके बाद जनाब इन्वॉल्व्स। अगर इन्वॉल्व्स नज़र आ जाए तो उसका भी वही मतलब है कि उसके बाद मतलब बताया जा रहा होगा। उसके बाद जनाब वाला है इज़ डिफाइंड एज। ये जो नंबर 8 है वो क्या है? इज़ डिफाइंड एज। और जो ही इज़ डिफाइंड एज आपको बताया जाएगा तो उसका मतलब भी यही होगा कि पीछे जो लफ्ज़ मुश्किल आया है उसकी वजाहत हो रही है। इस तरह आगे बढ़ जाइए तो क्या लिखा हुआ? नेमली। नंबर 9 है नेमली। नेमली भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसका मतलब पीछे जो भी बातें आ रही है उसकी कहीं ना कहीं वजाहत आ रही है। उसके बाद वही जो आपको अक्सर करवाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, उसका मतलब भी वजाहत है। यानी पिछली बात आपको समझ नहीं आई तो ये आपको अगर नज़र आ जाए तो फिर आप उसका मतलब क्या होगा कि आप उसका मतलब निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बाद देख लीजिए फॉर इंस्टेंस। ये नंबर 11 है, फॉर इंस्टेंस। और आखिरी यानी 12वां नंबर है लाइक। जैसे हमने सच एज से शुरू किया था, जैसा कि, लाइक भी बिल्कुल जैसा के मानों में आता है। तो जहां आपको ये 12 लफ्ज़ नज़र आए और इनके इर्द गिर्द अगर आपको बात न समझ ना आ रही हो तो बड़ी आसानी के साथ आप उसे समझ सकते हैं। और उसी की मिसालें मैंने यहाँ पर दी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नाउअडेज प्लास्टिक मनी। अब द मोमेंट आपको पता चला प्लास्टिक मनी का और आपके जहन में आया कि ये प्लास्टिक मनी होती क्या भला है और आपको नहीं पता, तो आगे क्या आया हुआ है? सच एज आया। सच एज, और जिस घड़ी उसने सच एज लगाया तो प्लास्टिक मनी का मतलब हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसने क्या लिखा है? क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स। अब जो ही हमने क्रेडिट कार्ड्स को देखा, डेबिट कार्ड्स को देखा, बड़ी आसानी से हमें समझ आ गई कि प्लास्टिक मनी का असल में मतलब क्या था। आई बात यहां पर समझ? ये देखिए सच एज की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह से एक और मिसाल भी सच एज की हमारे सामने मौजूद है।
ये नीचे आप देखें, यहां पर लिखा हुआ इन द पास्ट मैनी पीपल हैड स्किल्स। अच्छा, बहुत से लोग के पास स्किल्स होती थी, और साथ ही आए भी कौन से वाली स्किल्स होती थी? सच एज मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स बनाने की स्किल, एंड डूइंग रिपेयर्स टू थिंग्स इन द हाउस, और घर के अंदर जो चीज़ें उनको रिपेयर करने की स्किल्स, तो ये स्किल्स होती थी। अब जो ही स्किल्स की बात आई स्पेसिफिकली सच एज की वजह से हमें समझ आ गया कि ये स्किल्स क्या होती हैं। अब इसी को अगर आप लेकर जाए, जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया था राइटिंग के लिए, कि देर आर मैनी या देर आर वेरियस या देर आर सेवरल रीजंस। अब जो ही हमने वो रीजंस और उसके ऊपर बात की, तो उसमें भी सच एज था, याद आया? तो जिस घड़ी उसमें हमने आपको सच एज कहा, तो सच एज के बाद कोशिश करें वर्ड ना लगाएं, फ्रेज लगाएं। क्या करें? क्योंकि वर्ड तो एक लफ्ज होगा, और जो फ्रेज है वो 1, 2, 3 लफ्ज होते हैं। मोर देन 2 वर्ड्स, मोर देन 1 वर्ड, वो आपका फ्रेज होता है। तो आपको जहां ये सीखने का मौका मिला कि अगर इधर मुश्किल लफ्ज मौजूद है, मसलन डेमोक्रेसी इज, अब जिस घड़ी किसी ने कहा डेमोक्रेसी इज, तो डेमोक्रेसी का अगर मतलब नहीं आता तो इज के फौरन बाद पता लग जाएगा उसका मतलब ही तो बताया जा रहा होगा। इसी तरह से कोई आ जाते हैं एरिस्टोक्रेसी इन्वॉल्व्स, अब एरिस्टोक्रेसी का आपको मतलब नहीं आता, तो जो ही इन्वॉल्व्स के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि इसका बुनियादी मतलब यहां पर क्या है। एम आई क्लियर? तो यानी आपको कभी भी कोई मुश्किल लफ्ज़ नज़र आए तो आप उसके फ़ौरन बाद ये ढूंढने की कोशिश करें, ये 12 लफ्ज़, अगर ये 12 लफ्ज़ उसके फ़ौरन बाद आपको मिलते हैं तो फिर क्या होगा? उसका तर्जुमा, उसका मतलब, उसकी वजाहत, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको उसके फ़ौरन बाद नज़र आ जाएगी। एम आई क्लियर? एनी कन्फ्यूजन अप टिल नाउ? श्योर। Thank you very much.